दोस्तों आज हम एक बहुत ही जबरदस्त मर्डर मिस्ट्री मूवी देखने वाले हैं। गांव में राजू भाई और नायडू भाई इन दोनों का रुतबा कुछ अलग ही लेवल पर होता है। दोनों का नाम, ताकत, पुरानी दुश्मनी चारों तरफ मशहूर होती है। लेकिन उनकी इस कड़वी दुश्मनी के बीच राजू भाई की बेटी अनु और नायडू भाई का बेटा करण, इन दोनों के बीच में प्यार का रिश्ता बन जाता है। दोनों एक साथ गाँव की परंपराओं को चुनौती देते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास था कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। पर एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब अचानक ही एक दिन अनु की लाश नदी के किनारे मिलती है। खुशियों से भरी जिंदगियों पर मातम छा जाता है। करण अपनी गर्लफ्रेंड को खोकर पूरी तरीके से टूट जाता है। दोनों परिवार फिर से शक, गुस्से और पुराने जख्मों में बढ़ जाते हैं। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। अब दोस्तों, क्या सच में ये कोई हादसा था या फिर किसी की गहरी साजिश? जैसे जैसे तलाश आगे बढ़ती है, नदी के लहरों में छुपा हुआ खतरनाक सच सामने आता है, जो कि हम आज की मर्डर मिस्ट्री कहानी में देखने वाले हैं, जिसका नाम है राजू गरी अम्मी, नायडू गरी अब्बी। दोस्तों, इस मूवी का शॉकिंग क्लाइमैक्स देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम नदी के किनारे सती नाम के एक बंदे को देखते हैं। अचानक ही उसे वहां पर एक लड़की की लाश दिखाई देती है। अब वो घबराकर तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। उसके बाद पुलिस भी क्राइम लोकेशन पर तुरंत ही पहुंच जाती है। वो यहाँ पर जनरल पूछताछ शुरू करती है कि तुमने लाश को कब देखा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, वगैरह वगैरह। सती बताता है कि साहब, मैं तो यहाँ पर अपनी बोट से लोगों को बिठाकर दूसरी तरफ छोड़ने का काम करता हूँ। रोजाना की तरह जब मैं आज यहाँ पर सुबह 5 बजे आया तो मुझे मक्खियां भिनभिना की बहुत ज्यादा आवाज आने लगी। जब मैं इधर देखने के लिए आया तो मुझे यहाँ पर ये लाश पड़ी हुई दिखाई दी, इसलिए मैंने तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया। अब यहाँ क्राइम सीन को ऑब्जर्व करने के बाद इंस्पेक्टर कांस्टेबल से कहता है कि देखो, ये खुद की जान लेने का मामला नहीं है, क्योंकि अगर इस लड़की ने खुद की जान ले ली होती तो इसके चेहरे और हाथ पैर की यह हालत नहीं होती। पक्का किसी ने इसे मार मार कर यहाँ पर फेंक दिया है, और इसका होलिया इसलिए बिगाड़ा है ताकि उसे कोई पहचान ना सके, क्योंकि अगर पुलिस इस केस की जांच करेगी तो उन्हें कुछ न कुछ सुराग जरूर मिलेगा। अब हमें सबसे पहले पता करना होगा कि ये लाश किसकी है। अब तभी वहाँ पर वो बंदा सत्य कहता है कि सर, इस लड़की ने जो ड्रेस पहना है उसे देखकर मुझे लग रहा है कि ये हमारे मालिक राजू सर की बेटी है। इंस्पेक्टर कहता है कि फिर तुमने ये बात राजू भाई को क्यों नहीं बताई? सत्य कहता है कि सर, मैं घबरा गया था, और ऐसा कुछ गलत देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को ही इन्फॉर्म करते हैं ना, इसलिए मैंने आपको बुलाया। इंस्पेक्टर उसे कहता है कि ठीक है, अब तुम अपने मालिक को इन्फॉर्म कर दो। अब सत्य तुरंत ही अपने मालिक को यह बात बताने के लिए उसके पास पिंटू का नंबर होता है, वो उसे कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है। फिर जैसे ही पिंटू और राजू वहाँ पर आते हैं और लाश को देखकर वो तो शॉक रह जाते हैं। अनु के कपड़े और उसने पहने हुई सोने की चेन वगैरह देखकर वो समझ जाती है कि ये उनकी ही बेटी अनु है। फिर क्या था दोस्तों, वो लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, फुट फुट कर रोने लगते हैं। अब उसके बाद इंस्पेक्टर कांस्टेबल को कहता है कि ठीक है, अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और बाकी की फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लो। लेकिन दोस्तों, तभी सत्य पिंटू को साइड में ले जाकर कहता है कि अगर पुलिस बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाएगी तो ये बात मीडिया तक जाएगी, और फिर क्या होगा आपको पता है, आप लोगों की खानदान की बदनामी होगी। अब यही बात पिंटू जाकर राजू भाई को बताता है। अब राजू भाई भी इस बात को समझता है और फिर वो इंस्पेक्टर से बात करते हुए कहता है कि देखिए सर, मैं अपनी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि उसके मौत के बाद मीडिया उसका तमाशा बनाए और उसे देखकर लोग तरह तरह की बातें करेंगे। यहाँ पर अपनी बेटी अनु की डेड बॉडी देखकर पहले से मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब मुझ में और हिम्मत नहीं बची है, इसलिए सर प्लीज मुझे पोस्टमार्टम नहीं करवाना है। और वैसे भी पोस्टमार्टम करने के बाद मेरी बेटी वापस थोड़ी आएगी, उल्टा लोग उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे। नहीं नहीं, बस आप मेरा कहना मान लीजिए। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर भी राजू की बातों को समझ जाता है और उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इंस्पेक्टर यहाँ पर यह भी कहता है कि मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन जरूर करूंगा, और वो भी सीक्रेटली, किसी को पता न चले। अब दोस्तों, उसके अगले सीन में हमें करण नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि हमारे कहानी का हीरो है। हम देखते हैं कि वो काफी परेशान होता है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड अनु के साथ फाइट करने की बातें याद आ रही थी। वो पछता रहा होता है कि उसने अनु को थप्पड़ क्यों मारा, उसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। चलो अब मैं उसे माफी मांग लेता हूँ। लेकिन जब वो माफी मांगने के लिए अनु को कॉल करता है तो अनु का फोन स्विच ऑफ आने लगता है, जिससे कि उसे लगता है कि अनु ने अपना फोन गुस्से में स्विच ऑफ कर दिया होगा। इसलिए अब वो उसको टेक्स्ट मैसेज करते हुए सॉरी लिखकर भेज देता है, ताकि जैसे ही अनु अपना फोन ऑन करेगी तो उसका मैसेज उसे मिल जाएगा और फिर वो खुद ही उसे कांटेक्ट कर लेगी। लेकिन जब करण मैसेज को टाइप कर रहा होता है तो तभी उसे बॉबी नाम की फ्रेंड का कई बार कॉल आने लगता है। मैसेज सेंड करने के बाद वो बॉबी को फिर से कॉल करता है और कहता है कि क्या हुआ भाई, तू बार बार कॉल क्यों कर रहा है? तो बॉबी उसे कहता है कि तू जल्दी से राजू भाई के घर के पास आ जा। अब ये बात सुनकर करण तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे लगता है कि पक्का राजू भाई को मेरे और अनु के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया होगा। लेकिन फिर भी वो डरते डरते वहाँ पर पहुँच जाता है। अब राजू भाई के गेट पर ही करण के
दो फ्रेंड बॉबी और अशोक होते हैं। वो करण से कहते हैं कि बस यही से देखकर वापस चलो। अब करण को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आंगन में अनु की फोटो पर माला चढ़ा हुआ देखकर करण की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो तो शॉक रह जाता है और उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अनु की मौत हो गई है। ये देखकर वो फुट फुट कर रोने लगता है। वो अपने दोस्तों से अंदर जाने की जिद करने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसे अंदर जाने नहीं देते। कहते हैं कि अगर तू अंदर चला गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी यहाँ अंदर से उन लोगों को सती देख लेता है और वो अपने फोन पर बात करने का बहाना बनाकर धीरे से गेट के पास आता है। वो यहाँ पर आने के बाद तुरंत ही करण को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो उसे कहता है तू यहाँ से चला जा, लास्ट टाइम अनु से मिलने वाला तू ही था, चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना अगर ये बात राजू भाई को पता चल गई तो वो तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है अपनी बेटी को गवाकर वो कितने दुखी है। वो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए प्लीज तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इस तरह से वो करण और उसके दोस्तों को वहाँ से भगा देता है। अब दोस्तों हम रात को करण को देखते हैं। वो शराब के नशे में डूब चुका था, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी थी और आखिरी बार वो अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा भी देख नहीं पाया। वैसे दोस्तों चेहरा देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि अनु को जिसने भी मारा था उसने उसका चेहरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब कुछ देर के बाद वहाँ पर सती आता है। वो अपने दोस्त करण से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें बचाने के चक्कर में तुम्हें लास्ट टाइम अनु का चेहरा देखने भी नहीं दिया, पर हाँ मैंने उसकी लाश की फोटो क्लिक की है ताकि तुम उसे देख पाओ। अब जैसे ही दोस्तों करण अनु की लाश को देखता है वो तो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, अपने अनु को याद करने लगता है। और दोस्तों यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी और ये जो मर्डर की घटना हुई है ये क्या मामला है। अब कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मल्लतापल्ली गाँव के लीडर राजू को दो खूबसूरत बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम है अनु और छोटी बेटी का नाम है लिली। और लिली जो कि अभी 10th क्लास में पढ़ती है। राजू भाई को अपनी दोनों बेटियां जान से भी बहुत ज्यादा प्यारी होती है। तो वहीं दूसरी तरफ अडूर गांव के चीफ नायडू का इकलौता बेटा होता है करण। करण अपने पिता को हर रोज लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखता आ रहा है। आज तो एक महिला रोते हुए आई थी। वो नायडू बाबू को बताती है कि मेरे दामाद को शक है कि मेरी बेटी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। तब नायडू भाई उस महिला के दामाद से पूछता है कि बताओ भाई ये पूरा मामला क्या है। वो आदमी बताता है कि सर हमारे शादी को 4 साल हो चुके हैं, मेरे पिता जिंदा नहीं है, मेरी माँ को कायदे से हमारे साथ रहना चाहिए था, मगर मेरी पत्नी ने मुझ पर दबाव बनाया कि वो मेरी माँ के साथ नहीं रह सकती। इतना ही नहीं वो मेरे साथ अपने मायके रहना चाहती है। वो जिद करने लगी, मुझे परेशान करने लगी, इसलिए मैं उसकी बात मानकर यहाँ पर रहने के लिए आ गया। बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पर खुद को एडजस्ट किया। मेरे दोस्त अनिल ने ही मुझे यहाँ पर काम दिलाने में मदद की। अब इसी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पिछले महीने मेरा छोटा सा एक रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और तब उसकी पत्नी को लगा कि अब उसका पति उसके कोई काम का नहीं है, इसलिए उसने कहीं और चक्कर चलाना शुरू किया। अब यहाँ पर नायडू भाई उसे पूछते हैं कि तुम्हारे पत्नी के अफेयर के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहता है कि मेरे फ्रेंड अनिल ने ये मुझे बताया है, जिससे कि अब नायडू तुरंत ही सारा मामला समझ जाता है। अब यहाँ पर अनिल झूठ कहता है कि मैंने ही अपने दोस्त के हॉस्पिटल का बिल उठाया है, उसके सारे दवाई पानी का खर्चा किया है और इसकी पत्नी तो बदचलन है। लेकिन तभी वहाँ पर नायडू का एक आदमी आकर उसे बताता है कि सर हॉस्पिटल का बिल हमने पे किया था, यह आदमी झूठ बोल रहा है। अब नायडू उस आदमी की पत्नी को सारी सच्चाई बताने के लिए कहता है, तो वो रोते हुए जो कुछ भी हुआ वो बताने लगती है। नायडू साहब जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था तो कुछ दिन बाद इस अनिल ने मुझे रास्ते पर छेड़ा, कहने लगा कि तुम तो अपने पति का हॉस्पिटल का बिल चुका नहीं पाओगी, मेरे पास बहुत सारे पैसे है, अगर तुम मेरे साथ एक रात गुजार लोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा, अगर तुम मुझे खुश करोगी तो मैं इसके बदले में तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। अब ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने अनिल को वहीं पर थप्पड़ जड़ दिया और साहब उसी का बदला लेने के लिए ये अनिल मेरे पति के कान भर रहा है। अब सारी बात समझने के बाद नायडू भाई उस महिला के हस्बैंड को समझाता है कि देखो तुम्हारी पत्नी ने अभी तक की सारी सच्चाई तुमसे इसलिए छुपाई है क्योंकि अगर ये बात तुम्हें पता चल जाती तो तुम तो अनिल को उसी वक्त मार देते। अनिल के मरने के बाद तुम्हें जेल हो जाती और तुम्हारी पत्नी तुम्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकती, इसलिए अभी तक उसने अपना मुंह नहीं खोला था। और वही इस बेशरम अनिल को डर था कि कहीं तुम्हारी पत्नी तुम्हें सच्चाई ना बता दे, इसलिए वो तुम्हारे कान भर रहा था ताकि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो। ऐसे धोखेबाज दोस्तों से दूर रहना ही अच्छा होता है। फिर नायडू भाई अनिल को डांट फटकार कर कहता है कि खबरदार अगर हमारे गांव के आसपास भी कहीं दिखाई दिए तो, और कभी भी ऐसे हंसते खेलते परिवार को तोड़ने की कोशिश किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चलो जाओ अब यहाँ से। इस तरह से नायडू भाई इस मैटर को सॉल्व कर देता है। अब उसके बाद दोस्तों एक दिन की बात है, करण मार्केट में घूम रहा होता है, तभी उसकी नजर अनु पर पड़ती है। अनु अपनी छोटी बहन लिली के साथ चॉकलेट खरीदने के लिए आई थी
लेकिन अब यहाँ पर करण को तो पहली नजर में अनु से प्यार हो जाता है। अनु को देखकर उसका मन ललचाने लगता है। वो अपने फ्रेंड बॉबी से कहता है कि अरे ये लड़की कौन है, जरा इसके बारे में पता लगाओ। लेकिन बॉबी तो उसकी मदद करने से मना कर देता है। तो करण वहाँ से जाता है अपने फ्रेंड अशोक के पास, जो कि साइकिल पंचर बनाने का काम करता है। अब वहीं पर सत्य भी आया होता है। जैसा कि हमें पता है सत्य बोट चलाने का काम करता है और दोस्तों जो बॉबी है वो मछली पालने का काम करता है। इस तरह से करण के 3 जिगरी दोस्त छोटा मोटा काम करते रहते हैं। लेकिन करण तो अपने पिता के पैसों पर ही पल रहा होता है और अब तो उसे पहली नजर में अनु से प्यार भी हो गया है। तो वो इसके बारे में अपने तीनों दोस्तों को बताता है। लेकिन उस लड़की का नाम भी किसी को पता नहीं था और ना ही उसके किसी दोस्त ने उस लड़की को कभी देखा था, तो वो करण की मदद नहीं कर पाते। पर दोस्तों किस्मत से सत्य की बोट पर करण को वो लड़की दोबारा से मिल जाती है। अनु अपनी छोटी बहन लिली के साथ आई होती है और सत्य की बोट से शहर जा रही थी। अब फिर क्या था, करण यहाँ पर बड़ी बड़ी आंखों से अनु को घूरने लगता है। तभी वहाँ पर लिली अपनी बहन से कहती है कि दीदी दीदी देखो वो आपको कैसे घूर रहा है, लगता है उससे आप पसंद आ गई हो। अनु कहती है कि हाँ मैंने भी नोटिस किया, मगर हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर हमने उसे भाव दिया तो वो तो हमारे पीछे ही पड़ जाएगा। उसके बाद करण इनडायरेक्टली अनु से फ्लर्ट करने लगता है। तभी यहाँ पर सत्य करण को वार्न करते हुए कहता है कि भाई भाई पंगा मत लो, ये दोनों राजू भाई की बेटियां है। लेकिन करण किसकी सुनने वाला था, उसके सर पर तो प्यार का भूत सवार था। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं करण प्याज बेचने के बहाने से अनु के घर के बाहर पहुंच जाता है। वो प्याज खरीद लो ऐसा कहकर चिल्लाने लगता है। अब अनु ये आवाज सुनकर प्याज खरीदने के लिए बाहर आती है, लेकिन वो यहाँ पर उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। फिर करण का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये प्याज बेचने वाला ही प्रोफेशन तुम्हारे लिए सूट करता है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने दोबारा से ये चिप टेक्निक अपनाई ना तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी, गुस्से में आकर तुम्हें मार दूंगी। तो यहाँ पर करण भी स्टाइल मारते हुए कहता है कि हाय मेरी किस्मत, इतनी खूबसूरत लड़की के हाथों मरने का मौका मिलेगा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं तो तुम्हारे हाथों खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। तो अनु से कहती है कि तुम्हारी हरकतें देखकर मेरे पास गाली भी कम पड़ रही है, तुम एक बहुत ही घटिया आदमी हो। ऐसा कहकर वो प्याज ले लेती है और अपने घर के अंदर जाने लगती है। लेकिन जाते वक्त वो एक बार पलटकर करण को देखती है। बस अब यही इशारा करण समझ जाता है कि अनु तो बस ऊपर ऊपर से गुस्सा होने का दिखावा कर रही है, अंदर से तो वो मुझे बहुत पसंद करती है। अब उसके कुछ दिन बाद करण किसी काम से एक दूसरे गांव चला जाता है और वो गांव होता है अनिल का। अब दोस्तों करण के पिता नायडू ने जो अनिल के साथ इंसाफ किया था उसकी वजह से अनिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उसका बदला लेने के लिए करण को मारने पीटने का प्लान बनाता है। इस गांव में आने के बाद अनिल अपने दोस्तों के साथ करण पर हमला बोल देता है, लेकिन करण अकेले ही अनिल और उसके दोस्तों की पिटाई अच्छी तरीके से करके उन्हें मार पीट कर भगा देता है। फिर हम देखते हैं करण अनु का पीछा करना नहीं छोड़ता। वो अनु की छोटी बहन लिली से भी दोस्ती कर लेता है और एक दिन अपनी बहन को लेकर मिलने के लिए बुलाता है। ये लोग एक जगह पर मिलते हैं। तब करण अनु को आई लव यू कहता है, यानी कि अपने प्यार का इजहार कर देता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हो, तुम्हें पहले नजर में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे घर वाले शादी के लिए मान गए तो ठीक, वरना मैं तुम्हें भगा कर शादी कर लूंगा। और मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करने से कतरा रही हो। क्यों, मैं सच बोल रहा हूँ ना। अब इस मीटिंग के बाद अनु भी करण के बारे में सोचने लगती है। उसे करण का ये छुछारापन और ये हरकतें क्यूट लगने लगती है और वो भी एक दिन करण के पास जाकर उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेती है। फिर क्या था दोस्तों, प्यार होने के बाद जो निपा निपी हरकतें करते हैं ये लोग भी वही करने लगते हैं। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, बाइक पर घूमना फिरना, एक दूसरे को गिफ्ट देना। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनु तो अपने कान के पीछे करण के नाम का टैटू भी बनवा लेती है। ऐसे एक दिन करण अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टी पर अनु को ले जाता है। अनु भी करण के दोस्तों को भाई मानकर उनकी अच्छी तरीके से केयर करती है। अब ऐसे ही एक रात की बात है, करण को अनु की बहुत ज्यादा याद आने लगती है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे अनु के घर में ही घुस जाता है। दरअसल दोस्तों अनु के पिता काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहते थे और अनु की छोटी बहन से तो करण ने दोस्ती कर ली थी। उनकी माँ इस दुनिया में नहीं थी, बस दादी थी, लेकिन वो तो बेचारे अपने टाइम पर सो चुकी थी। अब इसी मौके का फायदा उठाकर करण अनु के घर में घुस जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड अनु के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। अब ऐसे एक दिन की बात है, करण अनु के साथ होटल रूम में जाता है और बाहर से अपने दोस्तों को रखवाली करने के लिए बिठा देता है, पर इस बार वो अंदर काफी टाइम ले लेता है, इसलिए बॉबी और अशोक अपने काम पर चले जाते हैं। वही होटल रूम के अंदर हम देखते हैं करण अनु के क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मना करने लगती है, मगर फिर भी करण उसकी बात नहीं सुनता, वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो अनु उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। इसके बदले में करण भी उसे एक जोरदार झापड़ लगाता है, कहता है कि अगर तुम्हें इंटीमेट होना ही नहीं था तो मेरे साथ यहाँ पर क्यों आई। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ था ये तो हमें पता ही है। सती नाम के लड़के को अनु की नदी के किनारे लाश मिली थी और इसके बारे में उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर अनु का अंतिम संस्कार भी हो जाता है, मगर वो जो इंस्पेक्टर था ना
वो इस केस को इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो अनु के बारे में छानबीन करते करते करण के घर तक पहुंच जाता है। वो करण के पिता नायडू से बात करता है। कहता है कि देखिए, हमें शक है कि आपके बेटे ने पड़ोस के गांव के मिनिस्टर राजू की बेटी का खून किया है। तो ये बात सुनकर नायडू भड़क जाता है और उसे कहता है कि मेरा बेटा तो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो सबूत के साथ आऊंगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है। अब उसके बाद नायडू डीएसपी से जाकर मिलता है और उस इंस्पेक्टर की शिकायत करता है। नायडू कहता है कि मेरा बेटा ऐसा काम कभी नहीं कर सकता और आपका इंस्पेक्टर विदाउट प्रूफ मेरे बेटे पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकता है। अगर वो इंस्पेक्टर प्रूफ के साथ ये साबित कर देता है कि मेरे बेटे ने किसी लड़की का खून किया है तो मैं खुद ही अपने बेटे को चप्पड़ मार मार कर पुलिस स्टेशन भेज दूंगा। मगर जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती तब तक कोई मेरे बेटे को परेशान नहीं करेगा। अब इस पे डीएसपी नायडू से माफी मांगते हुए कहता है कि सर, इस बात के लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। मैं उस इंस्पेक्टर को समझा दूंगा कि वो अपने काम करने का तरीका थोड़ा बदल दे, बिना किसी सबूत के किसी के घर पर जाकर ऐसी धमकी ना दे। अब नायडू के पुलिस स्टेशन से जाने के बाद अनु के पिता राजू पुलिस स्टेशन में आते हैं। यहाँ दूसरी तरफ घर पर नायडू अपने बेटे से सवाल पूछता है, क्या तुम्हारा राजू के बेटे के साथ कोई ताल्लुकात है? करण बताता है कि अपनी फैमिली और फ्रेंड के बाद अगर मैंने अपनी लाइफ में किसी को जगह दी है तो वो है अनु। मगर अफसोस वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है। हाँ, मेरा उसके साथ रिलेशनशिप था, इसलिए सब मेरे ऊपर शक कर रहे हैं कि मैंने उसे मारा है। मगर सच्चाई ये है कि मैंने उसका खून नहीं किया है। मैं तो खुद ही उसके जाने के गम में टूट चुका हूँ। अब यहाँ पर करण की माँ उसे कहती है कि देखो बेटा, पिछले 25 सालों से तुम्हारे पिता ने किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया है। अगर तुम्हारे वजह से उन्हें अपना सर नीचा करना पड़ेगा तो मैं उसी दिन मर जाऊंगी। अब ये बात सुनकर करण अनु के घर पर जाता है ताकि असली किलर के बारे में पता कर सके। लेकिन वहां पर अनु के पिता राजू भाई उसे दरवाजे पर ही रोक लेते हैं। कहते हैं कि मेरे सब्र का इंतहा मत लो, मेरे घर में एक और जवान बेटी है, इसलिए घर के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, तुम यहीं से लौट जाओ। अब ये बात सुनकर करण को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो ठान लेता है कि मैं अनु के किलर को पकड़ कर ही रहूंगा। अब इसके लिए वो सबसे पहले सती से अनु की लाश की फोटो मांगता है। फिर वो उस फोटो को ध्यान से देखता है, मगर उस फोटो में उसे अनु के ऊपर टैटू नहीं दिखाई देता जो कि अनु ने बनवाया था। इसलिए करण को शक हो जाता है कि क्या वो मेरे अनु की ही लाश थी, या हो सकता है कि अभी भी मेरे अनु जिंदा है। इसी तरह से वो सोचते हुए नदी के किनारे चला जाता है जहाँ पर सती की बोट होती है। अब उस बोट के इंजन में करण को अनु के दुपट्टे का कुछ कपड़ा दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि हो ना हो अनु को इसी बोट में कहीं से ले जाया गया है। अब यही बात वो इंस्पेक्टर के साथ शेयर करता है तो वो करण के दोस्तों पर शक करते हैं। अब ये बात पहले तो करण मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसके दोस्त अनु के साथ कुछ गलत कर सकते हैं, लेकिन फिर वो सोचता है कि यार, एक बार मुझे इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अब एक रात वो बॉबी के पास जाकर उससे बात करता है। बॉबी कहता है कि भाई, मेरे ऊपर शक मत करना, ना तो मुझे बोट चलाने आती है और ना ही मेरा अनु के साथ कोई लफड़ा था। मैं तो उसे अपनी बहन मानता था। फिर बॉबी कहता है कि सती को बोट चलाना आता है, मगर एक बार तुझे याद है सती ने अशोक को चैलेंज किया था कि मुझसे अच्छा बोट कोई नहीं चला सकता। तब अशोक ने बोटिंग सीखी थी और सती को हरा भी दिया था। इसलिए मुझे अशोक पर शक हो रहा है, क्योंकि उसने मुझे एक बार बताया था अनु हायर स्टडीज के लिए शहर जाने से पहले अशोक के स्कूल में पढ़ा करती थी और उन स्कूल के दिनों में अशोक अनु को लाइक करता था। और रही बात सती की, तो वो बेचारा बचपन से ही नाव चला रहा है। साथ ही उसके ऊपर राजू भाई के बहुत सारे उपकार है, इसलिए वो तो ऐसा काम करने से रहा। मगर दोस्तों, यहाँ इस तरफ सती अशोक से पूछता है कि क्या तुम अनु को लाइक करते हो? तो वो बताता है कि वो बचपन के दिनों की बात थी, मगर जब से मुझे पता चला है अपना करण अनु से प्यार करता है तो फिर मैंने भी अनु को अपनी बहन मान लिया। अब उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं अनु का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वही बॉबी के जो फार्म मालिक होते हैं उनका बर्थडे होता है, तो उसी खुशी में पार्टी होती है और ये लोग यहाँ पर काफी नशा कर लेते हैं। साथ ही अशोक को भी खूब सारे शराब वगैरह पिलाकर उससे एक बोट में छोड़ देते हैं, जिससे कि अशोक बेहोशी की हालत में बहता हुआ कहीं चला जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बोट किसी किनारे पर रुकी हुई है और वही बांसी में सती का पुराना चप्पल भी पड़ा है। अब अशोक डर जाता है, वो सती को ढूंढने लगता है कि वो कहाँ गया होगा। वो उसे ढूंढते ढूंढते टापू के काफी अंदर तक चला जाता है, तो वहां पर कुछ सुनसान झोपड़ियां होती है। वो सती को आवाज लगाकर पुकारने लगता है। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है। और दोस्तों, यहाँ पर आता है शॉकिंग ट्विस्ट। दोस्तों, यहाँ पर हम अनु को देखते हैं जो कि बंधी हुई हालत में होती है। उसे देखकर हमारी तरह अशोक भी शॉक रह जाता है। वो जल्दी से अनु के हाथ पैर खोलता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। अब अनु बहुत दिनों से भूखी थी, तो वो बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन तभी अचानक शॉकिंगली सती उन पर हमला करता है। अब यहाँ पर अशोक को कुछ समझ नहीं आता। वो उसे पूछता है कि
भाई तू ये क्या कर रहा है? तूने मुझ पर हमला क्यों किया? सत्य कहता है कि तुझे यहाँ पर किसने आने के लिए कहा था? अब तू मरेगा। ऐसा कहकर सत्य जानवरों की तरह उसे पीट पीट कर अशोक को मार डालता है और फिर से अनु को झोपड़ी में ले जाकर कैद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम करण को देखते हैं जो कि अशोक को ढूंढते ढूंढते बॉबी के पास आता है। तो बॉबी नशे में उसे सारी बात बता देता है कि मैंने मस्ती मस्ती में अशोक को बहुत सारी दारू पिलाई और उसे बोट में बेहोशी की हालत में रखकर पानी में छोड़ दिया। अब उसे होश में आने के बाद वो वापस आ जाएगा, उसे तो बोट चलाने आती है ना। अब ये बात सुनकर करण बॉबी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि अबे तू क्या पागल हो गया क्या? ऐसा मजाक कौन करता है भला? अगर उसे कुछ हो गया तो? यही सोच कर करण बोट लेकर अशोक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ पर उसे एक टापू पर खाली बोट दिखाई देती है। पास से उसे सत्य का पुराना चप्पल भी दिखाई देता है। इसलिए वो अशोक को ढूंढते हुए उस टापू के अंदर चला जाता है। वहां पर उसे सुनसान झोपड़ियां दिखाई देती है। अब यहाँ पर अनु हिम्मत करके उस झोपड़ी से बाहर निकलती है क्योंकि अशोक ने तो उसके हाथ पैर खोल दिए थे और अशोक की बॉडी को ठिकाने लगाने के चक्कर में सत्य उसके हाथ पैर बांधना भूल गया था। अब जैसे अनु झोपड़ी के बाहर निकलती है तो उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो तुरंत ही छुपने लगती है। अब यहाँ पर उसे पता नहीं था कि उसके आसपास उसका बॉयफ्रेंड करण है। उसे लग रहा था कि यहाँ पर सत्य हो सकता है जो उसे पकड़कर फिर से टॉर्चर करेगा, इसलिए बेचारी छुप रही थी। अब कुछ देर के बाद दोस्तों सती सच में वापस आ जाता है और अनु को झोपड़ी के अंदर ना देखकर उसे ढूंढने लगता है। तभी यहाँ पर करण की नजर अनु पर पड़ती है और वो उसे बचाने के लिए उसका मुंह बंद कर देता है क्योंकि अगर वो घबरा कर चिल्लाई तो उससे यहाँ पर जिसने बांध कर रखा था उसे पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सती करण को देख लेता है और उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन करण सती को मार पीट कर गिरा देता है और अनु को लेकर वहां से जाने लगता है। पर तभी पीछे से सती एक नुकीली लकड़ी से करण के पीठ पर वार करता है। कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा था हीरो की तरह आओगे और अपने हीरोइन को बचा कर ले जाओगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसे बचाने के चक्कर में अशोक ने भी अपनी जान गंवा दी और अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ क्योंकि बिना सच्चाई सुने अगर तुम मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बचपन से ही मेरा अनु के घर पर जाना आना होते रहता था। उसके पिता के लिए मैंने कितने सारे काम किए और बचपन से ही मैं अनु से प्यार करता था। वो पढ़ाई करने के लिए शहर चली गई तो एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने उसे याद नहीं किया। पर उसके वापस आते ही तुम उसके ऊपर अपना हक जमाने लगे। मेरा तो उसी वक्त मन कर रहा था कि तुम्हें मार दूं, लेकिन मुझे सही मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन उस दिन तुम होटल में अनु के साथ झगड़ा करके चले गए थे ना, उसी दिन मैंने मौके का फायदा उठाया। तुम्हारे दो थप्पड़ मारने की वजह से अनु वहां पर बेहोश हो गई थी। उसी दिन मैं अनु को सबकी नजरों से बचाकर इस टापू पर ले आया। लेकिन अनु को अगवा करने के पहले मैं यहाँ पर एक और लड़की को लेकर आया था। वो इस लड़की को अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए लेकर आया था। आगे वो बताता है कि उस लड़की के मरने के बाद मुझे आइडिया आया कि उस लड़की को अनु के कपड़े पहनाकर उसकी लाश को कहीं किनारे फेंक दूंगा। लेकिन उसे डर था कि इससे काम नहीं बनने वाला, इसलिए उसने उस लड़की की लाश को कुचल कुचल कर डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। फिर मैंने उसे अनु के कपड़े और सोने की चैन पहनाई और रात को उस लड़की की बॉडी को नदी के किनारे फेंक दिया। जिसके बाद सुबह मैंने ही पुलिस को इन्फॉर्म करके बता दिया कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है और मैंने ये भी श्योर किया कि पुलिस इस लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए ना ले जाए। लेकिन वहां पर मैंने एक गलती कर दी थी। उस लाश के पास कोई ऐसा सबूत छोड़ देना चाहिए था जिससे कि ये साबित हो जाए कि तुमने इस लड़की को मारा है। ऐसा करने से पुलिस तुम्हें तभी पकड़ लेती और आज तुम जेल में होते और तुम्हारा दोस्त अशोक भी आज जिंदा होता। फिर वह आगे ये भी बताता है कि अनु को जब मैं यहाँ पर लेकर आया था तो मैंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन अनु ने मुझे बताया कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और यही बात वो उस दिन तुम्हें होटल में बताने के लिए आई थी, लेकिन तुमने उसे 2 थप्पड़ मार दिए। अगर उस दिन तुमने शांति से उसकी बात सुन ली होती तो ये सब कुछ नहीं होता। अब दरअसल दोस्तों उस दिन करण होटल रूम में अनु पर गुस्सा हो रहा था, तो उसके गुस्सा होने के पीछे यही रीजन था कि हम तो इससे पहले भी इंटीमेट हो चुके हैं, तो फिर तुम अब मुझे क्यों रोक रही हो। लेकिन अनु प्रेग्नेंट है ये बात बताने से पहले ही उन दोनों में झगड़ा हो गया था और थप्पड़ मारने की वजह से अनु बेहोश हो गई थी। अब दोस्तों सत्य आगे बताता है कि मुझे पता चला कि अनु वर्जिन नहीं है तो मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, मगर उसे इसी झोपड़े में कैद करके उसे भूखे पैसे मारने के लिए छोड़ दिया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद करण को सत्य के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो हिम्मत जुटाता है और उसे फाइट करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर उन दोनों में बहुत ही घमासान फाइट होती है। दोनों ही बहुत जख्मी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों तभी लकीली वहां पर इंस्पेक्टर की एंट्री होती है। दरअसल वो इंस्पेक्टर करण और उसके दोस्तों पर नजर बनाए रखे था, इसलिए वो यहाँ तक पहुंच गया। अब सारा मामला समझ में आने के बाद ये लोग सत्य को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर इन तीनों को ले जाते हैं राजू भाई के पास और वहां पर नायडू भाई भी आया होता है। दरअसल दोस्तों कल रात से करण अपने घर पर नहीं आया था, इसलिए उसके पिता नायडू को लग रहा था कि राजू भाई ने मेरे बेटे को कहीं गायब तो नहीं कर दिया। इसी वजह से वो राजू से झगड़ने के लिए आया था।
लेकिन तभी यहाँ पर सही वक्त पर इंस्पेक्टर पहुंचकर उन्हें सारा मामला समझाता है, सारी सच्चाई उन्हें बता देता है। अब राजू भाई इंस्पेक्टर से कहते हैं कि इंस्पेक्टर, तुम्हें पता है ना सत्य के साथ क्या करना है। तुम ऐसा बंदोबस्त करना कि सत्य जेल के बाहर की दुनिया कभी देख ना पाए। फिर राजू भाई करण से कहता है कि मैंने तो अपनी बेटी को खोकर उम्मीद ही खो दी थी, लेकिन तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझे खुश कर दिया है। आज से मेरी बेटी तुम्हारी। तो वहीं पर करण के पिता नायडू हंसी खुशी अनु को अपनी बहू के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं। और दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मूवी को लाइक करके हाइप भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।